सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोविड-19 की प्रतिदिन 1,76,000 से अधिक जांच की क्षमता पहुंचने पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। गत दिवस तक प्रदेश में कुल 1,17,26,000 जांचें हो चुकी हैं। अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करें, वहीं लखनऊ में रिकवरी दर बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च से बंद चल रहे स्कूल 19 अक्टूबर से फिर खुल जाएंगे। अभी प्रथम चरण में सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की ही कक्षाएं चलेंगी। कक्षाएं 2 पालियों में चलेंगी। पहली पाली में कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और दूसरी पाली में कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगेंगी। एक दिन प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 50% विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। शेष 50% विद्यार्थी दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर सीट से होने वाले उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। योगी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में खोट है, उनको पूरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो हर चीज की काट छाट करना चाहते हैं। जाति, क्षेत्र और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। योगी ने देवरिया विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर के मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि जब भी इन्हें सत्ता मिली तो इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं माना। इनके लिए अपना परिवार और खानदान ही देश है, समाज है, बाकी कुछ नहीं है। जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। हाथरस मामले में आखिरकार 7 दिन बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी ने 3 अक्टूबर को हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया था। वहीं इससे पहले राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर मामले की जांच का आदेश दिया था। 30 सितंबर को गठित एसआईटी कई दौर में पीड़ित परिवार से पूछताछ कर चुकी है। हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और मौत के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। इस बीच चर्चा है कि जांच एजेंसियों के निशाने पर जबलपुर की एक महिला एक्टिविस्ट आ गई है। यह महिला 16 सितंबर से पीड़ित के परिवार का हिस्सा बनकर रह रही थी। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद जिस महिला पर आरोप लग रहा है उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मदद करना मेरा स्वभाव है, मैं तो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं। इन्होंने कैसे मुझे नक्सली कह दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने चेहरा ढककर परिवार की सदस्य बनकर कई न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिया था। आरोप है कि उन्होंने कई भड़काऊ बातें कही थी। गांव वालों को भी फर्जी अफवाहों से भड़काया था। पुलिस की जांच शुरू करते ही वह लापता हो गई। लखनऊ में पीएससी के 900 जवानों के प्रमोशन में गैर जिम्मेदाराना निर्णय लेने वाले आईपीएस अफसर पीयूष आनंद को आखिरकार जांच के 14 दिन बाद यूपी पुलिस के स्थापना पद से हटा दिया गया। 26 सितंबर को सीएम योगी ने अफसर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 14 दिन चले जांच के बाद एडीजी स्थापना को एडीजी रेलवे के पद पर तैनात किया गया। उनके स्थान पर एडीजी संजय सिंघल को यूपी पुलिस स्थापना के पद पर तैनात किया गया है। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना से देश भर में गुस्सा है। वाराणसी में भी
इसका असर देखने को मिला। यहाँ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और कैलाश मठ के प्रमुख स्वामी आशुतोषानंद गिरी के नेतृत्व में साधु संतों ने घटना की निंदा की। नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है। आशुतोषानंद गिरी ने कहा कि पहले महाराष्ट्र के पालघर की घटना को देखिए, 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब राजस्थान में पुजारी को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया। केंद्र की सरकार खामोश क्यों है? यह निंदनीय है कि साधु संतों को सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। हमारी मांग है कि दोषियों को तत्काल फांसी दी जाए। हाथरस कांड के बाद प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। सूबे में 17 से 25 अक्टूबर के बीच महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 17 अक्टूबर से ही नवरात्रि भी शुरू हो रही है। युवाओं से मोटी रकम लेकर सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह में डिब्रूगढ़ में तैनात फौजी पवन उर्फ स्वप्निल सूर्यवंशी भी शामिल है। उसके जरिए ही गिरोह का सरगना मुलायम सिंह यादव मेडिकल में अनफिट अभ्यर्थियों को पास करवाता था। फर्जीवाड़ा कर वसूली गई 25 लाख की रकम भी उसे लखनऊ में दी गई थी। अब इस मामले की जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस ने शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से भी सेना को पत्र लिखा जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि पवन से पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। केंद्र सरकार की पहल पर काशी के विकास अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। ऑनलाइन बाजारीकरण के दौर में बनारस के स्ट्रीट वेंडरों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। जी हां, देश की नामी फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी यहां के 250 स्ट्रीट वेंडरों को अपने मंच से जोड़कर स्थानीय खास व्यंजनों को घर तक पहुंचाने का काम करेगी। आप ऑनलाइन स्विगी के वेबसाइट पर जाकर चर्चित नदेसर की चाट, लंका की लस्सी, गोदौलिया की मलइयों तक को बुक कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में समूह ख के पदों पर भी आरक्षण देने का फैसला किया है। समूह ख के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश के मूल निवासी भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना और वायु सेना के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से भारतीय सेना के भूतपूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके परिवार को प्रभावी संबल मिलेगा। प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, देवरिया सदर विधानसभा उनमें से एक है। जाहिर है कि इस समय देवरिया में राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में अचानक उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पार्टी की एक नेत्री ने राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन नायक पर हमला बोल दिया। नेत्री सचिन नायक से हाथापाई करने लगी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस दौरान नायक पर गुलदस्ता भी फेंका गया। औरैया के दिव्यापुर रोड स्थित एक जूता चप्पल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को उठते देख आसपास मौजूद लोगों ने उसे बुझाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। सूचना पर पहुंचे सीओ व सदर कोतवाल ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान दुकानदार ने आसपास के लोगों की सहायता से दुकान में रखे माल को बाहर निकलवा कर रख लिया। हालांकि भारी मात्रा में माल जलकर खाक हो चुका था। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रदेश के 19 जनपदों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सीसैट का पेपर होगा।
पिछली परीक्षाओं की तरह इसमें भी माइनस मार्किंग लागू रहेगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज समेत आगरा, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी एवं मथुरा में 1282 केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर और अपने साथ पानी की बोतल लेकर आना होगा। नक्शा पास न होने की वजह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए की टीम ने माफिया बच्चा पासी के मकान को ढहा दिया। धूमनगंज क्षेत्र के रमन कापुरा में बने उसके मकान को 4 जेसीबी लगाकर ढहाया गया। मकान में बने 5 बड़े हाल को गिराने में लगभग 5 घंटे लगे। कार्रवाई का विरोध होने की आशंका के मद्देनजर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात थी।